है फंक्शंस इन पाइथन। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में कि फंक्शन को जब आप कॉल करते हो या डिफाइन भी करते हो तो जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं फंक्शन को कॉल करते वक्त उन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो पाइथन में चार तरह के फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हैं। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। अब ये क्या है, एक एक करके हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि इनका मतलब क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर एक ही बात होती है, ये वो वैल्यू है जो आप फंक्शन कॉलिंग के टाइम में फंक्शन नेम के ब्रैकेट में लिखते हो। जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो मैंने लिखा है टेबल ऑफ अ नंबर का एक फंक्शन लिखा है टेबल। टेबल के ब्रैकेट में मैंने एन लिखा है। तो ये क्या है, हमारा फंक्शन को जो वैल्यू पास होगी, ठीक है, एन के थ्रू फंक्शन को वैल्यू पास होगी। जब मैंने फंक्शन को कॉल किया मेन प्रोग्राम में, आप लोग देखो सबसे नीचे लिखा है टेबल और ब्रैकेट में मैंने लिखा है एक्स। तो यहाँ फंक्शन कॉल कर रहे हो आप, एक्स की वैल्यू फंक्शन को पास कर रहे हो। एक्स की वैल्यू किसको मिल जाएगी, एन। एन के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन होगी। तो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है कि जब भी कोई आप फंक्शन लिखते हो तो जो आर्ग्यूमेंट आप पास करते हो, जैसे इस पर्टिकुलर केस में क्या है, टेबल फंक्शन को एक सिंगल आर्ग्यूमेंट चाहिए और हम इसको मेन प्रोग्राम में वो सिंगल वेरिएबल पास कर रहे हैं। तो इस तरह के आर्गुमेंट को क्या, क्योंकि अगर आप ये आर्गुमेंट पास नहीं करोगे इस पर्टिकुलर केस में, तो टेबल ऑफ अ नंबर है, तो आप एन को अगर वैल्यू सप्लाई नहीं करोगे तो टेबल किस चीज का प्रिंट होगा। तो ये वो केस है जब जब आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड है, इसके बिना कैलकुलेशन नहीं होगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट टाइप थी हमारी आर्ग्यूमेंट्स की कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इस केस में जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हो, आप स्क्रीन पर देखो मैंने लिखा है एक एमएसजी फंक्शन, मैसेज फंक्शन बना लिया है जिसको एक एसटीआर वेरिएबल लिखा है ब्रैकेट में और प्रिंट एसटीआर लिखा है। इस फंक्शन को जो मेन प्रोग्राम में मैंने कॉल किया तो मैंने वैल्यू की जगह पे मैंने क्या किया, वेरिएबल पास करने की जगह मैंने लिख दिया एसटीआर इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब ये क्या करेगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो एसटीआर की वैल्यू मैंने मेन प्रोग्राम में कॉलिंग के टाइम ही भेज दी की की पेयर वैल्यू दे दी साथ में कीवर्ड, एक तरह से इसको कीवर्ड बना दिया एस टी आर इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, एस टी आर पैरामीटर जो हमारे फंक्शन में जो डिफाइंड है वो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को ले लेगा और फाइनली हमारा जो मैसेज है हेलो वर्ल्ड डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। तो यानी एक तरह से आपने वेरिएबल जो पास किया है उसको वैल्यू पासिंग के टाइम ही असाइन करके भेजा यहां से, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है हमारी कीवर्ड। इसमें एक एग्जांपल और देखो, उसको और समझने के लिए पिछले एग्जांपल में हमने एक स्ट्रिंग पास किया था, अब उसको और क्लियर होगा आपका कीवर्ड आर्गुमेंट का कि मैंने दो वेरिएबल लिए ए और बी, डिफाइन फंक्शन किया, उसका नाम मैंने मैसेज लिखा है ए कोमा बी और प्रिंट ए किया है, ठीक है। ये तो कर ही सकते हैं, जो भी आप प्रिंट करोगे वो प्रिंट होगा, ए की वैल्यू जो भी पास होती है। अब नीचे फंक्शन कॉलिंग में आ जाओ, मैंने लिखा बी इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 10। अब क्योंकि पिछली लैंग्वेजेस में क्या था, सी में या जावा में, क्योंकि कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पुरानी प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उनसे थोड़ा आगे के स्टेप में चलती है। तो इसलिए इन्होंने जो पासिंग आर्ग्यूमेंट में भी हमें एक प्लस पॉइंट दिया है कि सी वगैरह में क्या होता है कि जो पहला पैरामीटर है वो पहला ही माना जाता है, जो दूसरा पैरामीटर है कॉलिंग के टाइम में वो उसकी वैल्यू दूसरे पैरामीटर को पास होती है। लेकिन पाइथन में उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। मैंने मैसेज, क्योंकि ये कि हम इसको एज ए कीवर्ड लेके चल रहे हैं, मैंने फंक्शन कॉल किया मैसेज बी इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 10। अब अगर ये फंक्शन सी का होता तो क्या होता कि आप फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू बी इज इक्वल टू 5 किसको साइन कर रहे हो, ए को कर रहे हो, ए इज इक्वल टू 10 वैल्यू किसको साइन कर रहे हो, बी को कर रहे हो। फाइनली आंसर क्या रहता, 5 रहता। लेकिन पाइथन के केस में क्या है, ये नेम मैचिंग कर लेता है कि आपने कॉलिंग के टाइम ए कोमा बी दी है, बी की वैल्यू दी 5, ए की वैल्यू 10 दी। ए चाहे आपने बाद में लिखा है लेकिन ये असाइन करते वक्त जो फंक्शन डिफाइन में ए है उसको ही वैल्यू देखा, तो फाइनली आंसर क्या प्रिंट होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा। ये क्या करेगा, नेम मैचिंग कर लेगा, ए की वैल्यू 10 चाहे बाद में लिखी है कॉल करते वक्त, लेकिन ये ए की वैल्यू उसी वेरिएबल को देगा जिसका नाम ए है। उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइप है हमारी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इसमें भी मैंने एक एग्जांपल लिया है
डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के लिए डिफाइन किया है मैसेज फंक्शन को a, b इज इक्वल टू 10। दो पैरामीटर चाहिए इसको a और b की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी 10। अब मैंने प्रिंट मेथड में दिया है प्रिंट a प्रिंट किया, फिर दूसरी प्रिंट में b प्रिंट किया। अब b की जो वैल्यू है वो तो मैसेज स्टेटमेंट में हमने पहले ही लिखी हुई है, b 10 पास होकर ही आएगा। a की वैल्यू मेन प्रोग्राम में से आनी चाहिए। अब मैंने देखो जब इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, फर्स्ट कॉलिंग में दिया a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 15। जैसे ये कॉल होगा, कॉल करते वक्त, कॉल करने के बाद फंक्शन में a की वैल्यू 5 हो जाएगी, b की वैल्यू 10 की जगह पे क्या हो जाएगी 15। तो पहली जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो क्या करेगी, a की वैल्यू 5 प्रिंट करेगी और b की वैल्यू 15 प्रिंट करेगी। जब दोबारा मैसेज फंक्शन कॉल किया मैंने b को पास ही नहीं किया, हमने सिर्फ a को पास किया, b को पास ही नहीं किया। उस केस में फिर b की वैल्यू क्या होगी, अगर आप पास करना भूल जाते हो तो वो क्या होगी, जो आपने फंक्शन डिफाइन करते वक्त फिक्स कर दी। इस कॉलिंग में मैंने b को वैल्यू नहीं दी है तो वो क्या करेगा, a की वैल्यू को तो 5 ले लेगा, b की वैल्यू को डिफाइन करते वक्त जो b की वैल्यू दी है उसको उठा लेगा। तो आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। तो ये हमने डिफॉल्ट वैल्यू किसी आर्ग्यूमेंट को हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। कई बार ऐसा होता है कि हमने मान लो दो फंक्शन हमने डिफाइन किया और कॉल किया। डिफाइन करते वक्त हमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स का कुछ ध्यान नहीं है कि कितने भी हो सकते हैं जब आप इसको कॉल करोगे। अगर दो दो हो फिर तो ठीक है, चार चार हो तब भी ठीक है, कई बार हमें नहीं पता, रन टाइम पे पता लगता है। तो उस केस में इन्होंने प्रोविजन दिया है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का। आपको क्या करना है, जिस आर्ग्यूमेंट के ऊपर आपको डाउट है, जिसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, उसके साथ में आपको डिफाइन करते वक्त एस्ट्रिक सिंबल लगाने हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में मैंने मैसेज फंक्शन में ए और बी दो पैरामीटर लिए हैं, ए को मैंने सिंपल लिखा और बी के साथ में मैंने एस्ट्रिक सिंबल लगा दिया। अब बी क्या हो गया, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट हो गया। इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, प्रिंट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ए को जो भी वैल्यू पैरामीटर पास होगी ए को वो प्रिंट हो जाएगी। अब क्योंकि बी को सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, हमें गिनती नहीं पता, तो हम इसको किसके के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं, एक लूप के थ्रू ही। क्योंकि सिंगल हो तो डायरेक्टली लिखते हैं प्रिंट सेकंड आर्ग्यूमेंट बी, लेकिन अभी हमें नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं पता सेकंड आर्ग्यूमेंट की, तो हमने एक लूप लगाया। आप यहाँ पे आई वेरिएबल भी ले सकते हो, मैंने लिया आर्ग्यूमेंट के लिए ARG फॉर ARG इन बी, मैंने लूप लगा दिया और प्रिंट में मैंने ARG की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा, ये डिपेंड करेगा बी को कितनी वैल्यूज दी है। अब इसको मैंने पहले सिंपल ले लिया है, मैंने मैसेज फंक्शन कॉल किया, 5 और 10 पास किया, तो ए की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी और बी की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। लूप एक ही बार चलेगा क्योंकि आपने दो ही वैल्यू पास की है, पहली वैल्यू तो ए की रहेगी, दूसरी वैल्यू बी की रहेगी। अब इसी प्रोग्राम को एक वेरिएशन के साथ करते हैं। अब मैंने क्या करा है, कॉल करते वक्त, अब दोबारा देखो वही प्रोग्राम है, मैंने जब मैसेज फंक्शन कॉल किया मैंने लिखा 5, 10, 15, 20, 25, 30, आप कितनी मर्जी वैल्यूज लिख सकते हो। अब जो सबसे पहली वैल्यू वो तो ए की ही रहेगी, बाकी सारी वैल्यूज किसके लिए है, बी के लिए है, क्योंकि बी हमारा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है। अब मैंने लूप के थ्रू प्रिंट कर लिया, आप आउटपुट को चेक करो, पहली लाइन लिखी हुई आई है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 5, उसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट थ्रू बी 10, 15, 20, 25 और 30। तो इस तरह से आप वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स पाइथन में यूज कर सकते हो। तो ये थे हमारे चार तरह के टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन और टाइप्स। तो भी आज इस सेशन में इतना ही है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके लैम्डा फंक्शन के बारे में या एनोनिमस फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे।